कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ, क्षत्रिय का हाथ से हुआ और वैश्य का यहाँ से हुआ, और पैरों से स्त्रियां शूद्र जन्मे। हमारा सवाल गरीबी से है। नहीं, हमारा सवाल कि राजनीतिक पार्टियों में वादे बहुत की जाते हैं, जुमले होते हैं, 400 पार होता है, हर चीज होता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जनता के लिए विश्वास कैसे करें? नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर में कोई जाएगा जो आदमी बीमार है, जिसको कैंसर हुआ है, राम उसको अच्छा कर सकता है क्या? उसके लिए डॉक्टर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उन्होंने भी जो उम्मीदवार दिया है श्रीरंग बारणे, वो मराठा है, मतलब क्षत्रिय है। दूसरा जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है वो वागिरे साहब, वो भी मराठा है। चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए जनता आपको चुन के देती है, ठीक है, आप क्या क्या चेंजेस करेंगे? मैं चेंजेस करेंगे, पहला तो ये करेगा कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा न्यू बॉम्बे का एयरपोर्ट है, वो जमीन था वो आगरी कोली कराड़ी लोगों का था, लेकिन जमीन सब हाथ में आने के बाद वो अदानी को बेच दिया। पीएम कैंडिडेट आप किसको देखते हैं? आप अपने आप को अलग कैसे देखते हैं? मैं समुद्र के ऊपर काम करने वाला आदमी हूँ, जो मछुआरे लोग हैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, और उनको प्रश्न रखने के लिए अभी तक लोकसभा में दिल्ली में यहाँ से कोई आदमी नहीं गया। आपने जो शब्द कहा भूमि पुत्र है, जो भूमि के पुत्र है, जमीन के पुत्र है, उनको भूमि पुत्र कहते हैं, और सागर के जो पुत्र है उनको सागर पुत्र कहते हैं। समुद्र में मत जाओ, समुद्र से बाहर मत जाओ, ऐसा हमारा देश का हिस्ट्री था। और हिस्ट्री सम्राट अशोक ने तोड़ा था, ये हिस्ट्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोड़ा था। बोले आपने बताया कि अभी तक उनके लोक नेता आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उनको नेतृत्व नहीं मिला, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? समुद्र उल्लंघन करना पाप है, ऐसे मनुस्मृति ने कहा, हमारे धर्म ने कहा। ये मनुस्मृति के राज में, मतलब संविधान के पहले किसी ने सोचा, संविधान लिखने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला इस देश ने महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया, ओबीसी को नहीं दिया, एससी एसटी को नहीं दिया, उनको नेतृत्व मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज 24 स्पेशल शो सीधे सवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं बसपा के गद्दावर नेता राजाराम पाटिल जी हैं, मावल विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं सीधे सवाल में आपसे पूछना चाहूंगा, सर लोकसभा में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सर आप अपने आप को अलग कैसे देखते हैं? मैं समुद्र के ऊपर काम करने वाला आदमी हूँ, जो मछुआरे लोग हैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग हूँ, क्योंकि जमीन के प्रश्नों को सब लोग जानते हैं, लेकिन समुद्र पे ये जो काम कर रहे हैं उनके प्रश्न अलग है, और उनको प्रश्न रखने के लिए अभी तक लोकसभा में दिल्ली में यहाँ से कोई आदमी नहीं गया है। सर, आपको क्या लगता है कि जो भूमिपुत्र हैं या फिर आपका मच्छीमार ग्रुप है, सर उनकी क्या समस्या आपको लग रही है? आपको क्यों लगता है कि उनकी समस्या को उठाया नहीं जा रहा है? आपने जो शब्द कहा भूमिपुत्र है, तो भूमि के पुत्र है, जमीन के पुत्र है, उनको भूमिपुत्र कहते हैं, और सागर के जो पुत्र है उनको सागर पुत्र कहते हैं। सागर पुत्र कंसेप्ट पूरे देश में लोगों के लिए अलग है, और अपने देश का जो इतिहास है उसमें सागर पुत्रों को थोड़ा कम दिखाया गया। मतलब समुद्र में मत जाओ, समुद्र से बाहर मत जाओ, ऐसा हमारा देश का हिस्ट्री था। और हिस्ट्री सम्राट अशोक ने तोड़ा था, ये हिस्ट्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोड़ा था। बोले समुद्र से बाहर जाओ, इंटरनेशनल व्यापार करो, मतलब जो अब शिपिंग कंपनियां चलती है, इसके लिए प्रोत्साहन दो ही राजाओं ने दिया, एक सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज। बाकी लोग बोलते थे कि आप समुद्र के अंदर से बाहर मत जाओ। उनका ऐसा कहने का नतीजा ये हुआ कि समुद्र के मार्ग से अंग्रेज लोग आए और हमको गुलाम किया, क्योंकि वो छोटे थे, इंग्लैंड के लोग, स्टेट छोटा था, लेकिन समुद्र का ताकत उनका बहुत था, इसके लिए वो व्यापारी कर आए और हमको गुलाम किया। समुद्र का किनारा है, वहां के लोगों को हमारे देश की सरकारों ने महत्व देना चाहिए, इसके लिए इलेक्शन में भी खड़ा हूं। तो सर, आप जैसा कि बता रहे कि उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, ठीक है, आपने बताया कि अभी तक उनके लोक नेता आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उनको नेतृत्व नहीं मिला, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? नहीं, कोई उन्होंने नेतृत्व नहीं दिया। हमारे देश की जो सोच है वो सोच ही ऐसी है, जैसे समुद्र उल्लंघन करना पाप है, ऐसे मनुस्मृति ने कहा, हमारे धर्म ने कहा।
लेकिन ये सोच विश्व की सोच से खिलाफ थी। अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल व्यापार चलता है वो समुद्र से चलता है। और 1947 को स्वतंत्र हमारा देश हुआ, उसके बाद समुद्र का कोई नेता लोकसभा में गया नहीं। और ये जो सोच है, ये सोच जैसे अंग्रेज लोग समुद्र के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, पोर्तुगीज लोग जानते थे और वैसा एजुकेशन देते थे, जैसा मरीन एजुकेशन का बात है। हमारी जो बोट है वो पुरानी है, जैसे विश्व में आधुनिक बोट होती है, जैसे अभी मर्सिडीज है, मारुति है, ये कारें अलग अलग ब्रांड की आई है। लेकिन समुद्र की बोट है, उसमें ब्रांड नहीं कोई, मतलब उसमें कंपनी नहीं है। बहुत बड़ा देश को पैसा मिलता है, लेकिन इसको सरकार का नजरिया अलग है, मतलब इनके खिलाफ है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा सर, अगर आपने अभी इलेक्शन लड़ने वाले सर, हाँ, आपका एजेंडा क्या है सर, मैनिफेस्टो क्या है आपका? अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से, लोकसभा लड़ रहा हूँ। 33 माउल करके हमारा मतदार संघ है। मेरा एजेंडा है कि हमारे देश की जो लोकसभा है उसमें पूरे देश के मछुआरों के जो प्रश्न है, तो मच्छी का उत्पादन बहुत बड़ा है, सागरी व्यापार बड़ा है, तो ये संसद में रखना चाहिए। अभी जो आदमी समुद्र में जाता नहीं, जमीन के ऊपर पैदा हुआ है, उसके मन में पानी के बारे में डर है, मैं डूब ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, ये डर है। लेकिन जिनका जन्म समुद्र के पानी के बाजू में हुआ है, उनको डर नहीं रहता है। उनके बच्चे जैसे मछलियां तैरती है वैसे हमको पढ़ाया जाता है। तो इस समुद्र के जो सागर पुत्र है उनमें से भी कोई लीडर ऊपर जाना चाहिए। कभी लोकसभा में, विधानसभा में ऐसा विषय आया नहीं, लेकिन अभी ये विषय मैं जोर से रख रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, जाचे आरमार त्याचा समुद्र, मतलब समुद्र के ऊपर जिनका बोट है उनका ही समुद्र है। आपके पास बोट नहीं रहेगा तो आप समुद्र पे ऊपर जा नहीं सकते। जैसे जिस राजा के पास घोड़ा रहेगा या हाथी रहेगा वो युद्ध में लड़ सकता है, वैसे समुद्र में लड़ने के लिए बोट चाहिए। वो बोट अभी भी आगरी, कोयली, कराड़ी, भंडारी लोगों के पास है और ये अधिकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको दिया था। सर, एक तरफ है महाअघाड़ी, एक तरफ है एनडी गठबंधन, एक तरफ है महायुति। आप अपने आप को उस स्टेज में जीत के आएंगे, जनता आपको भरोसा करेगी, आपको क्यों लगता है? तो मुझे जीत के आएंगे ऐसा लगता है इसके कारण, अभी जो भाजपा की पार्टी है, मतलब भाजपा जिसको बोलते हैं, उसमें अभी एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, शिवसेना एकनाथ शिंदे, और उसमें से बारने साहब 2 बार चुन चुके हैं लोकसभा में, लेकिन वो पूना के हैं। तो नेचुरली वो चुनने के बाद इधर समुद्र के बारे में सोचते नहीं, आते नहीं। वो नेचुरली आदमी का रहता है कि अभी क्यों जाने का, उनके प्रश्न हमारे नहीं है, क्योंकि वो जिसको हम महाराष्ट्र में घाट माता बोलते हैं वहां के है। तो अभी तक वो 2 बार चुन के आए, लेकिन इधर उन्होंने उनके प्रश्नों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए नेगेटिविटी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जो काम किया है, नोटबंदी किया है, कोरोना में लोगों का जो हालत हो गया और रोजगार का प्रश्न है, इसमें नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बदनाम है। एक्चुअली लोगों का मन का जो विचार है वो बहुत खिलाफ है मोदी साहब के, तो उनकी नेगेटिविटी है। दूसरा है उद्धव ठाकरे साहब का जो इंडिया विकास आघाड़ी, वो भी है, वो भी दोनों, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये एकनाथ शिंदे की, मतलब शिवसेना में ही अंतर्गत संघर्ष है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष में दोनों पार्टियां लड़ेगी और लोग चाहते अलग चाहते, मैं अलग से बीएसपी की तरफ से लड़ रहा हूं। देश में ऐसा विचार है कि भाजपा को हराओ, कांग्रेस को लाओ, लेकिन कांग्रेस ने 50 साल पहले राज्य किया है, उनका टर्म पूरा हुआ है। अभी बीजेपी को हराओ और कांग्रेस को लाओ, ये नहीं चलेगा। अभी इनके अलावा बहुत सारे लोग अपने देश में हैं, जैसे हमारे देश में महिलाओं को नेतृत्व नहीं मिला, टोटल लोक संख्या उनका 50% है, लेकिन उनको नेतृत्व मिलना चाहिए, हमारे देश ने नहीं सोचा। वैसे ओबीसी ग्रुप में 52% है और एससी एसटी है, टोटल देश में 85% है, लेकिन लोकसभा में, विधानसभा में उनको लोक संख्या के हिसाब से नेतृत्व मिलना चाहिए। ये मनुस्मृति के राज में, मतलब संविधान के पहले किसी ने नहीं सोचा। संविधान लिखने के बाद बाबा साहब आंबेडकर ने बोला इस देश ने महिलाओं को नेतृत्व नहीं दिया, ओबीसी को नहीं दिया, एससी एसटी को नहीं दिया, उनको नेतृत्व मिलना चाहिए। और हमारा देश ऋग्वेद में पुरुष सूक्त लिखा, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ, क्षत्रिय का हाथ से हुआ और वैश्य का यहां से हुआ।
और पैरों से स्त्रियां शूद्र जन्मे, तो उनको सब अधिकार वो नकारे गए। जैसे अमेरिका में दास लोगों का मतलब गुलामी था, दास आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, अफ्रीका में था, सब जगह काले गोरे ये बात था। तो वर्ण के आधार पे, जन्म के आधार पे बहुत लोगों को नकारा गया अधिकार, वैसे भारत में भी हुआ। और जो शूद्र लोग हैं वहां, उसमें से ओबीसी लोगों से मैं हूं, तो अभी तक ओबीसी लोगों को देश में नेतृत्व नहीं मिला। शूद्र स्त्रियों को भी कहा जाता है और पुरुषों को भी कहा जाता है। उसमें से जो नई लीडरशिप अपने देश में आ रही है, उनको बीजेपी या कांग्रेस ऐसा बोल के ढकेल दिया जाता है। तो सर, लेकिन एक बात तो आप पर भी उठता है सर, सभी राजनीतिक पार्टियों पर उठता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के आधार पर लड़ती हैं, या तो मुस्लिम वोट बैंक हो, ST/SC हो, OBC हो, ब्राह्मण हो, जनरल कास्ट हो। वोट बैंक की राजनीति से जनता को क्या फायदा? जनता को चाहिए सर रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, यहाँ का स्वास्थ्य में सेवा हो जाए। वो मुद्दा क्यों नहीं है सर आज की डेट में? नहीं, ये जो आपके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि सर गरीब इससे नहीं होता ना। क्या गरीब तो गरीब है सर, वो तो गरीब हर वर्ग में होता है। अपने देश में गरीब की पहचान है OBC, SC/ST। इनको सब अधिकार नकारे गए। उसमें जमीन है, जंगल है, पानी है, और जमीन का संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के करने हमारे रायगढ़ जिले में, मैं रायगढ़ जिले से हूँ, अलीबाग में किया था कि जो जमीन में काम करता है वो जमीन का मालिक होना चाहिए। नहीं, आप कागज के ऊपर कौन है वो बात अलग है। लेकिन सर, मैं तो आम जनता से जुड़ा हूँ, हमारा सवाल गरीबी से है। हमारा सवाल सभी राजनीतिक पार्टी से होता है सर, कि राजनीतिक पार्टी में वादे बहुत की जाते हैं, जुमले होते हैं, 400 पार होता है, हर चीज होता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जनता के लिए विश्वास कैसे करें? नहीं, जमीनी हकीकत जो है, मैं वही बात कर रहा हूँ। इस देश में जो गरीब है, गरीबों को 85% जो लोग है OBC, SC/ST में बांटा गया, और वो गरीबी को नाम दिया नहीं गया। अब गरीब की बात करते हैं, अभी ये जो EWS आरक्षण लाया सवर्णों के लिए, ब्राह्मण गरीब हो गए ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को गरीब होने के लिए उनका कारण रहेगा कुछ, लेकिन धर्म के आधार पर जिनको अधिकार नकारा गया उसमें से OBC, SC/ST है। तुम्हारा जन्म जिस दशा में हुआ है वैसा ही रहेगा, कोई भी शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता है। और ब्राह्मण लोगों को उत्पन्न के लिए मंदिर है, बहुत सारे सोर्स है, उनको सम्मान मिलता है। और ये गरीबी का जो भारत का कारण है उसकी चर्चा नहीं होती। आप जो बोल रहे हैं बराबर है कि गरीबी का प्रश्न है, आरोग्य का प्रश्न है। अभी देखो कोरोना में लोगों को दवाखाने चाहिए थे, मतलब हिंदी भाषा में आरोग्य मंदिर चाहिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर में कोई जाएगा जो आदमी बीमार है, जिसको कैंसर हुआ है, राम उसको अच्छा कर सकता है क्या? उसके लिए डॉक्टर चाहिए। तो हमारे देश की जो सोच है ना, वो मंदिर वाली सोच है। मंदिर में पैसा भी बहुत था कोरोना में कारण में, लेकिन सबने द्वार बंद किए। मंदिर का पैसा ओपन किया जाता है लोगों के लिए, तो 40 बार देश की अर्थव्यवस्था में रख सकते हैं, लेकिन भगवान का पैसा करके बाजू में रख दिया। लेकिन भगवान का पैसा भगवान कुछ खाता नहीं, पुजारी लोग ही उसके मालिक है, ट्रस्टी है। तो ये जो पैसा है मंदिर का, वो लोग आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए क्यों नहीं आता है, ये मेरा सवाल है। तो ये मंदिर वाली राजनीति है, ये देश के प्रश्नों के खिलाफ है। वही मैं बोल रहा हूँ, जनता सर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीतिक अब नहीं बर्दाश्त करती है। जनता अब जागरूक हो। संविधान ने यही कहा है ना, तुम धर्म के ऊपर मत जाओ, धर्म घर में रखो। अगर हम संविधान को माने, संविधान क्या बोलता है? इक्वालिटी पर भरोसा। बराबर है। आम जनता को जो गरीब है उसको उठाने के लिए बात करता है। बराबर है। लड़कियों को अपना पहले से ही लिखा हुआ है कि इतना वोट बैंक है, इतना उनको मिलना चाहिए, लीडरशिप में मिलना चाहिए हर जगह पर। तो आज राजनीतिक में उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रहा है? आज भी 70 साल आजादी के बाद भी हम जातिगत राजनीति अभी जो राजनीति है, अभी मावल लोकसभा का मैं उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में मराठा जो कास्ट है वो जमींदार है, जिसको मराठी में सरंजामी बोलते हैं, जिसको हमारे देश में क्षत्रिय कहा जाता है। तो हमारा जो संविधान है वो बोलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनके पास देश की जो सत्ता है वो सत्ता शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों के पास जाना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उन्होंने भी जो उम्मीदवार दिया है श्रीरंग बारणे, वो मराठा है, मतलब क्षत्रिय है। दूसरा जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है वो वागिरे साहब, वो भी मराठा है।
तो दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय ही दिया। क्षत्रिय हमारे इधर राज्य करते थे 1000 साल से, तो ये राज्य व्यवस्था बदलनी चाहिए ऐसा संविधान बोलता है, लेकिन 70 साल में हुआ नहीं। अभी पहली बार कई स्त्रियां, कई शूद्र इसमें खड़े हैं। 33 उम्मीदवार है, लेकिन उनके पास बड़ी पार्टी नहीं है, पार्टी का चिन्ह नहीं, पहचान नहीं, अपक्ष करके है। अच्छा सर, मेरा सवाल है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए जनता आपको चुन के देती है, ठीक है, आप क्या क्या चेंजेस करेंगे? मैं चेंजेस करेंगे, पहला तो ये करेगा कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा न्यू बॉम्बे का एयरपोर्ट है, वो जमीन था वो आगरी, कोली, कराड़ी लोगों का था, मतलब शूद्रों का था। अभी वो जमीन हमसे लिया कि हम देश के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। लोगों ने बोला देश प्रगति कर रहा है, लोगों ने दे दिया, लेकिन जमीन सब हाथ में आने के बाद वो अदानी को बेच दिया। अभी तुम देश के लिए जमीन लेते हो तो लोग बोलते हैं देश के लिए हम हमारा हक त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन आपने वो अदानी को बेचा, इसके लिए जमीन नहीं दिया था। तो मोदी साहब सरकार में आने के बाद सब बंदर, सब रेलवे स्टेशन, सब एयरपोर्ट अदानी को बेचे जा रहे हैं। ये देश की प्रगति नहीं है, अधोगति है। और ये खासगीकरण जिसको बोलते हैं, मतलब निजीकरण बोलते हैं, ऐसे हो रहा है। इसके खिलाफ अभी जनता है। नहीं, मैं सर आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, अगर आपको जनता चुन के देती है तो आप क्या क्या चेंजेस करने वाले जनता के लिए? पहली बार ये जो सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो जनता के हाथ में चाहिए, सरकार के हाथ में चाहिए, ये मेरा कहना है। सरकार के हाथ में रहेंगे तो वहां नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगेगी। अभी जो उद्योगपति है वो कानून तोड़ते जा रहे हैं, किसी को काम पे रखा 6 महीने में 2 महीने में निकालेंगे, तो वो किधर जाएगा, किधर भागेगा? अभी भी बच्चे बहुत पढ़े हैं, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े बच्चे इंजीनियर उनको 10-12 हजार में ये काम करवा के लेते हैं। ये गलत है, ये रुकना चाहिए। देश का भविष्य इसमें खराब हो रहा है, ये मैं बदलेगा। अच्छा सर, जैसे आप अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम जनता को, जो मच्छुमार समाज है उनको कर रहे हैं सर, उनकी भलाई के लिए आप क्या काम करेंगे? उनके भलाई के बारे में ये कहेगा कि समुद्र के ऊपर जो रोजगार है वो आपको मालूम है कि पूरे पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, मतलब समुद्र है, 29% जमीन है। तो जमीन के ऊपर इतनी लोक संख्या बढ़ गई है कि सबको खाने को नहीं मिलेगा, तो आपको समुद्र का जो प्रोडक्ट है मछलियां, वो खाके आपको जिंदा रहना है। और पूरे विश्व ने बताया कि अपने सेहत के लिए मछलियां बहुत अच्छी है, मतलब जो जीवन सत्व है वो मछलियों से मिलते हैं। तो इसके लिए ये हमारे इंडिया को बहुत एरिया मिला है समुद्र का, तो मच्छीमारी अच्छी तरह से साइंटिफिक रीजन लेके हो, इसके लिए संशोधन होना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। जैसे मैं पहले बात किया कि हमारे 4 व्हीलर में बहुत सारे ब्रांड है, टाटा है, मर्सिडीज है, मारुति है, हुंडई है, लेकिन बोट के बारे में ऐसा संशोधन नहीं हुआ है। तो ऐसा संशोधन होना चाहिए, अच्छी अच्छी बोटें आनी चाहिए, अच्छी अच्छी जालियां आनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन हमारे लोगों को मिलना चाहिए, और एक्सपोर्ट करके हमारा देश बहुत बड़ा श्रीमंत हो सकता है। ऐसा, लेकिन एक तरफ सर आप बात करें समाज को उठाने का, एक तरफ बोल रहे हैं कि सब ब्रांडेड आनी चाहिए। सर जब ब्रांडेड बोट आएंगी उसके कॉस्ट भी होंगे, कॉस्ट होंगे तो लिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो मूलभूत लोग हैं उनका चला जाएगा, व्यापार चला जाएगा? नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं, ब्रांडेड मतलब महंगा नहीं, हम संशोधन करके अपने देश के हिसाब से सोच करके हम वो बना सकते हैं। जैसे 10,000 वाला 25,000 वाला बोर्ड भी है, लेकिन हम 100 रुपए वाला स्लीपर भी बनाते हैं। तो हमारे लोगों को क्या चाहिए उसका हम कर सकते हैं। ब्रांडेड मतलब महंगा, ये गलत बात है। अच्छा सर, आप जैसे अभी उठाए, जितने भी यहाँ के भूमिपुत्र हैं उन्होंने अपना जमीन दिया है, आगरी कोली समाज ने भी अपना बहुत सारा समर्पण दिया है, ठीक है, उनको उठाने के लिए आपका क्या है सर, प्लान क्या है कि उनको आगे किया जाए, हर चीजों में उनको आगे बढ़ाया जाए? अभी देखो मुंबई के जो भूमिपुत्र है उसमें आगरी है, कोली है, कराड़ी है, भंडारी है और ईस्ट इंडियन है। ये जो भूमिपुत्र लोग हैं उनका जो व्यवसाय था वो हमारे जो राज्यकर्ता है उन्होंने खत्म किया। जैसे मीट का व्यवसाय था, मतलब मीट उत्पादन, मीट को क्या बोलते, नमक का धंधा हमारे पास था, वो टाटा ने लिया। तो गरीब लोगों का धंधा बड़े उद्योगपति ने दिया, उनको खत्म किया। वैसे ही मच्छीमारी, बंदरगाह थे, ये लोगों के थे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बॉम्बे ट्रस्ट आया, माझगांव डॉक आया, उसमें जो नौकरियां थी ये नौकरियां यहाँ के लोगों को नहीं मिली।
उसमें बहुत अलग लोग आए। तो ये जो भूमिपुत्र है उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है तो वो लोग उनको नौकरियां मिल सकते हैं और उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं और उनको फाइनेंस देना भी जरूरी है। उनको फाइनेंस देंगे तो वो उद्योगपति बन जाएंगे, लेकिन हमारे देश ने ये किया नहीं किया। सर आपने अभी तक कितने आंदोलन किए उनके लिए? मेरा 2005 से मेरा आंदोलन है। पहला आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और नारायण लागू ने जो दिया था वो था कसेल त्याची जमीन राहील त्याचं घर, मराठी में जो खेती में काम करता है वो जमीन का मालिक होना चाहिए। ये आंदोलन हमने पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया है, थाना में किया है। और दूसरा आंदोलन में सेज जो कंपनियां थी, सेज ने हमारी जमीन ली 2005 से 40-50 हजार एकड़ जमीन ली समुद्र के एरिया की, और वो बोले कि यहाँ हम अच्छा प्रोडक्शन मतलब नौकरियां लाएंगे लाखों, लेकिन ये भी नौकरियां ये रिलायंस वालों ने नहीं किया, अभी भी जमीन उड़न में पड़ी है। ये अभी कानून ऐसा है कि 15 साल में आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया तो जमीन शेतकरी लोगों को या सरकार को वापिस करना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है ये अदानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा की गुलाम है। इसके लिए उद्योगपति ने जमीन लिया वैसे ही पड़ा है, ये जमीन फिर से शेतकरी के पास देंगे और शेतकरी खेती करेंगे या नया कुछ करेंगे या हमारे युवा है वो उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, मतलब सेज है, MIDC है, सिडको है, इन्होंने जितना अन्याय हमारे लोगों के ऊपर किया है उनको न्याय देने का काम लोकसभा में जाकर बिल रख के मैं करेगा। ठीक है सर, बिल रखने का आप काम करेंगे। ये तो सर जनता का राय है कि जनता किस पार्टी को चुने, किसको वोट दे। लेकिन आंदोलन करने वाले विरोधी पक्ष लोग लोकशाही में उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने बोला सत्ताधारी लोगों में होना बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात आप विरोधी पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि विरोधी पक्ष देश को दिशा दिखाता है। और नरेंद्र मोदी साहब ने अभी विरोधी पक्ष को खत्म करने के लिए चाल शुरू की है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के जो प्रादेशिक पक्ष थे शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ डाला। मतलब अभी फडणवीस साहब को बोलते हैं, हमारे मराठी में लाखों तोड़ा था पहले, अभी फडणवीस साहब को बोलते हैं पक्ष तोड़ा बोलते हैं। तो ये दूसरे विरोधी पक्ष को तोड़ना गलत है। सत्ताधारी पक्ष होना चाहिए और विरोधी पक्ष नहीं होना चाहिए। मैं अभी तक 2005 से समाजकारण में हूं, 2 बार इलेक्शन लड़ रहा हूं। अभी पिछली लोकसभा लड़ा, मैं जीत नहीं सका। तो क्या लगता है क्यों नहीं आया सर वो? मैं नहीं आया, इसका कारण है कि जो ओबीसी लोग हैं उनके पास मराठा लोगों की जितनी जमीन नहीं है। जमीन नहीं होने के कारण बड़ी खेती नहीं, बड़ा व्यापार नहीं, इलेक्शन में पैसा लगता है। अभी मैं मावल से आया, मैं सुबह गया, एक ही रैली किया और इधर आया, लेकिन 4 घंटा मेरा इसमें प्रवास में गया, उसके लिए 3-4 हजार का डीजल जाता है। अभी मावल लोकसभा ऐसा है, पहाड़ के ऊपर है, 3 विधानसभा, समुद्र के बाजू में 3 सभा है। मेरे पास अकेला आदमी जाने के लिए जो डीजल का खर्चा है हर दिन का, वो मुझे परवड़ता नहीं, क्योंकि मेरे पास उत्पन्न के साधन नहीं है। तो उत्पन्न के साधन क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पन्न के साधन अपने देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोगों में पहले से बांटे गए हैं, वो शूद्रों के पास नहीं है। इसके कारण पूरी ताकत से मैं लड़ नहीं पाता। इसके लिए हमारे पार्टी के संस्थापक है BSP के काशीराम जी ने कहा था हमारे देश में आर्थिक विषमता है, मतलब शूद्र अतिशूद्रों के पास संपत्ति नहीं है, हमारे पास सोशली बैकवर्डनेस है, मतलब उनको हल्का लेते हैं, तो उनको कोई ऊपर विश्वास नहीं रखता है। अभी 250 करोड़ रुपया बारने साहब के पास है, वो इलेक्शन के ऊपर दिख रहा है। एक्चुअली कितना रहेगा वो बात अलग है, लेकिन दिख रहा है। तो जिसके पास 250 करोड़ है उसको लिए 10 गाड़ी चाहिए, तो मार्केट से कोई भी देगा क्योंकि उनके पास है। लेकिन मैं मांगूंगा तो बोलेगा पार्टी साहब तुम्हारे पास क्या है, पैसा देने के लिए क्या है? तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देश का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। उसके ऊपर काशीराम साहब जी ने आंदोलन किया और बोला कि भारत में समानता लाने का आंदोलन पहले होना चाहिए, तभी राजनीतिक समानता आ रही है। अभी जो है लड़ाई ये असमान लड़ाई है। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया महाभारत में और अर्जुन को जिताने के लिए, वैसे हमको कमजोर किया एक क्षत्रिय मराठा लोगों को जीतने के लिए। ये संघर्ष है, हमारे देश का संघर्ष है। सर आपकी सारी बातें उसमें सहमत हूं, ठीक है सर। मेरा सवाल है आपसे कि आपने सारे सवाल का जवाब दे रहे हो बखूबी से, लेकिन जनता का जो सवाल है सर
वो जनता के सवाल से भी परे हैं कि जनता किस पर बिलीव करे। कल आप पार्टी में, आज राजकारण में क्या हो रहा, आज एक पार्टी जीत रहे दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां टूट जा रही। तो आप कितने ईमानदार हैं राजनीति में? मैं लोगों के प्रश्न के लिए कितना ईमानदार हूं, नहीं, कल जीत के आएंगे, जीत के आएंगे, हार के आएंगे, बात अलग है। लोगों के प्रश्न के प्रति जो मेरी ईमानदारी है, ये मेरी जो यूट्यूब पे जो सब भाषण है वो आप देख सकते हो या फेसबुक पे देख सकते हो। और मेरे जो आंदोलन है रास्ते के ऊपर, अभी हर एक गांव में सड़कों का जेसीबी जाता है। जैसे दिल्ली में मुसलमान लोगों के घर तोड़े, वैसे ही हमारे यहाँ ओबीसी आगरी कुली लोगों के घर तोड़ने के लिए सिड़को आती है। तो सिड़को आने के बाद जेसीबी के सामने बैठने वाला नेता मैं हूं, आप यूट्यूब पे देखो। तो गरीबों के प्रति मेरी जो ये पहचान है ये बहुत स्ट्रांग है। और रास्ते पे रहने वाला देश का विरोधी पक्ष का नेता मैं बनना चाहता हूँ। सत्ताधारी जब बनूंगा तब बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का उदाहरण देता हूँ। 40 साल वो लोकसभा में लड़े, उनकी सत्ता नहीं थी। वो 40 साल लड़ने के बाद नरेंद्र मोदी साहब अभी पंतप्रधान बने, लेकिन हिस्ट्री जो है वो संघर्ष किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। वैसे ही संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि जमीन के लिए, जमीन के आंदोलन के लिए पूरे लाइफ जीवन भर में वो लड़े। और बाद में वो लड़ने के बाद उनको पता चला भारत का संविधान कैसे लिखना चाहिए। अभी कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इंग्लैंड और अमेरिका संविधान पढ़ा और इधर का लिखा, लेकिन हमारे देश में जो प्रश्न थे वो इंग्लैंड अमेरिका में नहीं थे। जैसे हमारे इधर पानी शुद्रों अतिशुद्रों को पीने को इजाजत नहीं थी, इसके लिए महाड़ का 14 तारीख का आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। यहाँ जन्म से जो अतिशुद्र है शुद्र है उनको जमीन का अधिकार नहीं था, इसके लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया। हमारे इधर महिलाओं के लिए जमीन का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, इसके लिए हिंदू कोड बाबा साहब ने लिखा। वैसे जो आंदोलन करता है उनको समाज की समस्या मालूम होती है, वही कानून लोकसभा में लिख सकते। अभी तक संविधान कितना संशोधन हुआ है सर? संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, काल के अनुसार बदल। संशोधन क्यों हुआ है? संशोधन अभी जो प्रश्न है, प्रश्न बदलते रहते हैं। अभी देखो हमारे देश में डायबिटीज बढ़ रहा है, मतलब सब बच्चों में डायबिटीज। संविधान का संशोधन, संविधान का मैं बोल रहा हूँ। जैसे नया आजार आदमी को होता है और उसके ऊपर क्या औषध होना चाहिए, ये संशोधन के ऊपर होता है। जैसे संविधान में चेंजेस होते रहते हैं, तो उस चेंजेस को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? लोकसभा में चर्चा करके सत्ताधारी और विरोधी पक्ष जो चेंज करते हैं वो अच्छा है, लेकिन चर्चा किए बिना जो बदलाव हो रहे हैं वो लोकशाही के खिलाफ है। जैसे नोटबंदी के समय नरेंद्र मोदी ने कोई चर्चा नहीं की है। अपने देश में सत्ताधारी है, विरोधी पक्ष है, तो सत्ताधारी कोई गलत निर्णय लेता है तो विरोधी पक्ष उसको चर्चा करके उसमें जो पॉइंट्स है वो निकालता है, तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और ये अभी 400 पार की घोषणा मोदी साहब ने लाई है, ये हुकुमशाही के लिए है, तो विरोधी पक्ष नहीं रखते। आप क्यों नहीं ला रहे 400 पार? हम ला रहे हैं ना, क्यों नहीं ला रहे? हम ला रहे हैं, हमारा प्रयत्न है। लेकिन आप भी तो बोल सकते हैं। हम भी बोलते हैं ना, हम भी अभी नरेंद्र मोदी की सिर्फ भाषा है, हम 400 पार करेंगे, लेकिन ये डर है, वो अभी 400 पार नहीं हो सकता। आपको ईडी सीबीआई का डर नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे इसके लिए नहीं लगता। अभी तो मेरे अकाउंट पे 20 लाख भी नहीं है, तो मुझे ईडी कौन लगाएगा? तो मैं तो डीबी के ऊपर ओपन चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को, मुझे ईडी लगाओ और लेके जाओ, ऐसा लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाने के लिए तैयार है। तो सर आप विपक्ष में लड़के जनता के लिए कैसे फाइट करेंगे, ये सवाल है। हमारे देश में विपक्ष की रचना लोकशाही में इसके लिए की, वो जनता की आवाज है। विपक्ष सत्ताधारी कभी भी सत्ता में जाने के बाद किसी को डरता नहीं, उनको मालूम है 5 साल अभी हम चुन के आए, अभी देखना कि नहीं लूटो देश को, ये मोदी साहब ने दिखाया। तो विरोधी पक्ष का काम है कि जो मोदी सरकार देश को लूट रही है उसको रोकने का काम लोकसभा में भाषण करके प्रश्न रख के वो विरोधी पक्ष ने करना चाहिए। इसके लिए मैं तो अभी सभागृह में नहीं है, फिर भी रास्ते के ऊपर मैं आंदोलन कर रहा हूं। मीडिया किसके लिए है? हम जो चर्चा कर रहे हैं, मीडिया लोकशाही का चौथा स्तंभ है, खाम है, तो मीडिया जो चर्चा करते हैं उसका डर सरकार को भी है। इसके लिए अभी मीडिया को भी ईडी लग रही है, ईडी नहीं लगेगी तो खरीद लेते हैं चैनल पूरा, तो आपको नौकरी से निकालते हैं। बहुत बड़े पत्रकार अभी रास्ते पे आए हैं, अभी नाम बताने का जरूरत नहीं, सबको मालूम है। ओके सर, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे?
पहली बार इस चैनल का मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि अभी मैं लोकसभा मावल से आया और आपका फोन आया तो मैं सीधा चल के आया, क्योंकि ये जो गरीब है, विरोधी पक्ष के लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र है, उनको मीडिया चांस नहीं देती, सुनती नहीं। अभी मीडिया भी पैसे के ऊपर चलने लगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा उसका ही न्यूज लगाएगी। ये गलत है। मीडिया का जन्म इसके लिए हुआ है कि जो लोक प्रतिनिधि आमदार और खासदार कर नहीं सकते, प्रशासन जो नहीं कर सकते, जुडिशरी जो नहीं कर सकता है, वो मीडिया कर सकता है। तो मीडिया का महत्व अपने देश में बहुत बड़े है। मैं आपके जैसे युवा को बताता हूं, आप आमदार खासदार नहीं बन सकते, आप आईएएस नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर बन सकते। पत्रकारिता भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आपने देश की हिस्ट्री में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पत्रकार थे, पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान थे, बड़े बड़े नेता पत्रकार थे। पत्रकार लोगों को समाज की जो समस्या है उनका ज्ञान होता है, वो ज्ञान रास्ते के ऊपर होता है। इसके लिए भगवान बुद्ध की जो सोच है वो बोलते हैं, आप एक बड़े लाइब्रेरी के मालिक हो, लेकिन आपके पास प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो लाइब्रेरी का मालिक होकर फायदा नहीं। किताबें तो बहुत है लेकिन एक भी अनुभव नहीं। तो आप समाज के अंदर जाओ, रास्ते के ऊपर जाओ, खुद का अनुभव लेके आप पढ़ लो। विदेश में जो एजुकेशन है अनुभव के ऊपर है, दूसरे का अनुभव किताबों में है, वो पढ़ के हम शान नहीं हो सकते, खुद का अनुभव चाहिए। तो पत्रकारिता क्षेत्र ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे देश की लोकशाही है वो बची रहेगी, और पत्रकार लोग खत्म हो गए तो लोकशाही खत्म हो जाएगी। ओके सर, लास्ट 3 सवाल रहेंगे, शॉर्टकट सवाल रहेंगे सर, आपको फटाफट आंसर देने हैं। पीएम कैंडिडेट आप किसको देखते हैं? मैं पीएम कैंडिडेट अभी महिला देखता हूं, मतलब महिलाओं में बहन मायावती, मागास वर्गीय जो स्त्री है वो पीएम होनी चाहिए। अभी पुरुष लोगों का एक काम नहीं, क्योंकि 50% देश की आबादी है, महिलाओं को अभी तक हमने अधिकार नहीं दिया। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन अभी राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं रहा है जितना पीएम को। तो हमारी जो बहन मायावती है, हमारी पार्टी की चीफ, वो पंतप्रधान होनी चाहिए ऐसे लगता है। सर, राष्ट्रपति पद पर एक महिला को प्रस्तावित किया गया है, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? हाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिला राष्ट्रपति देश की है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पंतप्रधान भी महिला होनी चाहिए। महाराष्ट्र का सीएम आप किसे देखते हैं? महाराष्ट्र का सीएम भी मैं अभी जो जितनी बार पुरुष लोग हो गए, अभी तक महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है। वैसे महाराष्ट्र को फुले शाहू अम्बेडकर का विचारों का महाराष्ट्र बोलते हैं, और फुले शाहू अम्बेडकर ने बोला है कि महिलाओं को अधिकार हमारे देश में नकारा, इसके लिए महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। तो कोई भी महिला मुख्यमंत्री होगी तो मुझे बहुत आनंद हो जाएगा। सर, अभी आप अगर देखें, सबसे ईमानदार आप किस नेता को मानते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ। नहीं, इसमें से किसी को मैं ईमानदार नहीं मानता। ईमानदार नेता अभी तक संसद में या विधानसभा में गया नहीं, कभी नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है, आगरे कोले की सवाल उठाना या मच्छीमार मार्केट जो समाज है उनको आगे करने के लिए पहल किसको करना चाहिए था? मतलब उनको उठाने के लिए पहल क्या होनी चाहिए? पहल मतलब कदम यह है कि उनके जो प्रश्न है, उनका जो कहना है, वो लोगों ने उनके गांव में जाकर पहले सुनना चाहिए, प्रश्न समझ के लेना चाहिए। प्रश्न समझेंगे तो अपने आप वो कैसे उत्तर क्या चाहिए वो अपने समझ में आना चाहिए। लेकिन लोग उधर जाते नहीं, कोलीवाड़ा में जाते नहीं, गांवठान में जाते नहीं, वो शहर के नागरिक लोगों के प्रश्न सामने आ रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता के मुद्दे सब उठाते रहेंगे। हाँ, तो आप देख रहे थे राजा राम पाटिल जी को, जो बाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। हमने उनसे वो सारे सवाल पूछे जो जनता जानना चाहती है। अब जनता जनार्दन की राय है किस पार्टी को वोट दें। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। इसी प्रकार की न्यूज के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।